सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, मैं चंद्रा सर स्वागत करता हूं आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल बोले तो एग्जाम कोच पर। तो मेरे दोस्तों, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और होंगे आप व्यस्त। और नहीं है तो हो जाइए, व्यस्त होने का समय है भाई साहब, पढ़ने लिखने का समय चल रहा है, व्यस्त हो जाओ, अच्छे से हो जाओ। चलते हैं, शुरुआत करते हैं वहीं से जहां पर गए थे आपको छोड़कर, बोले तो वही संधियों की श्रृंखला में। तो उस संधियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हुए ले चलते हैं आपको, छोड़ स्टार्ट करते हैं गुण संधि से। जैसा कि हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ लिया है, अगर वहां पे आपको कोई समस्या हो तो अपने कमेंट उस वीडियो के नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके हमको भेज सकते हैं, और उसका सोल्यूशन आपको अगली क्लास में जो भी होती है उसमें आपको प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। तो अगर आपकी कोई समस्या नहीं तो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है भाई साहब। लेकिन चलते हैं, शुरुआत करते हैं गुण संधि से। कहां से? गुण संधि। मैंने आपको पढ़ाया है संज्ञा, गुण संज्ञा, किंतु यहां पर बात किसकी हो रही? गुण संधि की। अब गुण संधि का, हर संधियों का एक अपना अपना प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा निक्कू निक्कू एक सूत्र होता है। तो यहां भी एक सूत्र कहते हैं, क्या क्या क्या? आद गुणः। क्या होता है जी? आद गुणः। फिर से बोलो बोलो, का आद, आद गुणः होता है भाई साहब। क्या होता है? आद गुणः होता है। अच्छा, अब आद गुणः क्या होता है? अब आद गुणा से तात्पर्य यहां पे क्या होगा? यहां पर आद गुणा से तात्पर्य है क्या? यहां आद से क्या तात्पर्य है? आद से तात्पर्य है ह्रस्व आया दीर्घ आ। ठीक, अब आगे लिख दिया गया गुणः। गुणः का मतलब जानते हैं, इसीलिए आपको गुण संज्ञा पहले पढ़ाएगी। कहा जहां कहीं भी व्याकरण शास्त्र में गुण लिखा होगा, उस गुण से क्या मतलब होता है? अदेंग गुणः मैंने बताया था, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र। और अदेंग गुणः क्या करता है मेरे दोस्तों? अदेंग गुणः गुण संज्ञा करता है, और अदेंग गुणः में 3 वर्ण पाए जाते हैं, आ ए ओ। आ ए ओ, बोलो बोलो, आ ए ओ। ये जो आ ए ओ पाए जाते हैं, अब चाहे गुण लिख दो, गुण लिखने से किसका बोध होता है? गुण लिख देने से आपको बोध हो जाता है आ ए ओ। इन 3 वर्णों का बोध होता है हमेशा। चाहे लिखो आ ए ओ तो इसका मतलब क्या? गुण, और चाहे लिखो गुण, गुण का मतलब आ ए ओ। कह रहे हैं कि आ या आ यहां गुण हो जाएगा, गुण आदेश हो जाएगा। अरे भाई साहब कैसे? लेकिन हमको कोई भी संधि करने के लिए 3 चीजों की परम आवश्यकता पड़ती है, जो मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया था पहली ही वाली क्लास में, लाइव वाली क्लास में। क्या बताया था? कि ह्रस्व आ, माफ कीजिए, कि आपको सबसे पहली आवश्यकता जो पड़ती है वो गुण संधि में पूर्वर्ण की पड़ती है, परवर्ण की पड़ती है, फिर संधिवर्ण की पड़ती है। समझ में आया? पूर्वर्ण, परवर्ण, संधिवर्ण। आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि आपको इसमें एक आवश्यकता पड़ेगी, किसकी कहोगे? पूर्वर्ण की। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना होगा? पूर्वर्ण। फिर क्या ढूंढना होगा? परवर्ण। फिर क्या ढूंढना होगा? फिर कहोगे संधिवर्ण या आदेश वर्ण ढूंढना होगा। संधि या आदेश वर्ण ढूंढना होता है, ये 3 की आवश्यकता पड़ती है। किंतु आपकी जो सूत्र दिया हुआ है आद गुणः, इसमें केवल आ या आ जो लिखा है, ये किस में आएगा? सदैव पूर्वर्ण में आएगा। किस में आएगा? ये आएगा पूर्वर्ण में। क्या आएगा? आ या आ। और यहां पे आपको गुणः मतलब जो संधि होगी वही आदेश। जैसे गुण संधि तो गुण आदेश होगा, दीर्घ संधि तो दीर्घ आदेश होता था। इसी तरह वृद्धि संधि होगी तो वृद्धि आदेश होगा, यण संधि होगी तो यण आदेश होगा, अयादि संधि होगी तो अयादि आदेश होगा। कहने का मतलब जो संधि है वही आदेश वर्ण में आएगा। तो यहां पे गुण, गुण का मतलब आ ए ओ होता है। तो हमको यहां पे 2 चीजें प्राप्त हैं, पूर्वर्ण प्राप्त है, संधिया आदेश वर्ण प्राप्त है। किंतु क्या नहीं प्राप्त है? हमको परवर्ण नहीं प्राप्त है। क्या नहीं प्राप्त है भैया? परवर्ण नहीं प्राप्त है। तो देखिए, अब इसको लाएंगे कहां से? तो भैया ये हमारे संस्कृत व्याकरण शास्त्र की बहुत बड़ी ये उपलब्धि है, या यूं कह लो ये उसकी खासियत है, उसकी पहचान है उसकी। ये कि क्या होता है, जैसे कोई भी चीज अगर पहले कह दी गई, पहले लिख दी गई है, आचार्य पाणिनि एक बार लिख देते थे तो दोबारा उसको संस्कृत शास्त्र में लिखते नहीं थे, बस वहां पे कहते थे
यहां पर उस सूत्र की अनुवृत्ति ले ली जाएगी। क्या ले ली जाएगी? अनुवृत्ति। अनु मतलब दोबारा उसी की वृत्ति लिख दी जाएगी। समझ में आया? या यूं कह लो जैसे आपके पास पैसा नहीं होता है तो किसी से आप उधार लेके काम चला लेते हो, ऐसे ये गुण संधि जो है ये यहाँ पे जो पर वर्ण है उधार लेगा कहां से? यण संधि से लेगा। और जो यण संधियों का क्रम है, अगर आप सूत्रों का क्रम देखोगे तो ये जो आद गुणा सूत्र लिखा है इसके पहले जो है इको यणज सूत्र लिखा जाता है। कहां पे? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में जो सूत्रों का क्रम लिखा गया है आद गुणा के पहले इको यणच लिखा गया है, और जो पहले सूत्र में इका यण अचि आ गया है तो वही कहते हैं कि यहां से हम उस सूत्र से इको यणच से इक, किसकी? इकोनच में क्या क्या होता है? एक होता है इक, एक होता है यण और एक होता है अच। इतनी चीजें होती तो यहां गुण संधि में कहते हैं भाई साहब ऐसा करो, हम यण संधि से क्या उधार ले लेंगे? इक। क्या उधार ले लेंगे? इक उधार ले लेंगे, या इक की अनुवृत्ति मान लेते हैं गुण संधि में। और जब हम कहते हैं आया आ के बाद अगर क्या आए? ई या ई आए। आया आ के बाद अगर ऊ या ऊ आए। आया आ के बाद अगर क्या आए? रिया री आए। और अगर आया आ के बाद क्या आए? री, माफ कीजिए, ली ली आए। ठीक है, ली आए तब क्या होगा? यही तो नियम होता है, आया आ के बाद ई उ रील री आए तो। किंतु ये ई उ रील री की चर्चा तो गुण संधि में की नहीं की है, आद गुण के सूत्र में तो आता नहीं है, तो कहां से लाके रखे? ये इक कहां से आया? ये इको यण से इक की अनुवृत्ति मान ली गई है, इसलिए यहां पर इक प्रत्याहार को लिखा गया है। और जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो आया आ के स्थान पर, आया आ के बाद ई आए तो क्या होगा? दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। ए क्या है? देखो यहां पे गुण है कि नहीं? गुण आदेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आया आ के बाद अगर उ आए तो ओ आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? ओ आदेश हो जाता है। देखो ये भी गुण है कि नहीं है? है। फिर आया आ के बाद री आए तो क्या आदेश हो जाता है? कहते हैं अर आदेश हो जाता है। क्या? अर आदेश हो जाता है। कहेंगे कि यहां तो केवल आ है, यहां आपने अर लिख दिया, ये कहां गुण हुआ? भाई साहब मैं आपको बताऊं, जब कभी भी संस्कृत शास्त्र में आया आ री या ली के साथ आता है तो रेफ और या हमेशा वो रकार या लकार के साथ आता है, रेफ के साथ आदेश होता है। अगर आ के बाद री आया है तो सदैव किस, तो जो इसका गुण आ आएगा वो किसके साथ आएगा? रेफ के साथ आएगा, इसलिए अर हो गया। और आया आ के बाद अगर ली आएगा तो ये किसके साथ आएगा? ला के साथ आएगा, ये अल हो गया। समझ में आया? अभी यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, ये दो ये भी गुण के रूप में ही यहाँ प्राप्त हैं। ए ओ ये सारे क्या है? गुण आदेश हुआ है यहाँ पर। तो इसीलिए आ या ई के बाद जब आए तो ए हो जाता है, आया आ के बाद उ आए तो ओ, आया आ के बाद री तो अर, और आया आ के बाद री आए तो अल आदेश हो जाता है। ये पूर्ववर्ण, परवर्ण और संधि वर्ण के संदर्भ में आपके सामने लिखा हुआ है। बात समझ में? इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना अगर आप यही तालिका समझ गए भाई साहब, ये तालिका अगर आपको समझ में आ गई है तो ये समझ जाना कि आपकी गुण संधि कभी गलत नहीं होगी, कभी भी गलत नहीं होगी भाई साहब। और आपको इन संधियों को समझ लेना है, जान लेना है। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमको भेज देना है। तब भी कोई समस्या लग रही है तो मैं आपको अपना पता दे दूंगा, आके हमसे पूछ लेना, हमको पकड़ लेना, बता देना कि बताओ का समझाए थे, हमको समझ में नहीं आया भाई साहब। हमको इतना आशा है, विश्वास है आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं भाई साहब, है ना जी। अब चलते हैं एक उदाहरण के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण करें। अच्छा एक चीज और समझ लो, अगर आया आ के बाद ई आया है तो गुणवर्ण हमारे पास तीन थे कि नहीं थे? कैसे ये पहचानोगे? अगर आ के बाद ई आएगा तो ए ही होगा, ओ क्यों नहीं आदेश होगा? इसलिए एक तो नियम है ये, और दूसरी चीज ये भी है कि अगर आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो जो आदेश वर्ण होगा वो कंठ और तालु वाला ही आदेश होगा। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, जबकि अगर किसी में चीनी डालो और नमक डालो, और जो उससे जो नया चीज बनेगा उसमें किसका? चीनी का भी गुण होगा, नमक का भी स्वाद होगा।
होगा कि नहीं होगा? वही कह रहे हैं, जब आ मिलेगा, ई मिलेगा, आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो जो इसके बाद मिलने के बाद जो नया प्राप्त होगा उसमें कंठ का भी गुण होगा, तालु का भी गुण होगा। अब आ का उच्चारण स्थान आपने कहा कंठ होता है, इसका तालु होगा, तो जो आदेश वर्ण होगा वो कहाँ, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु वाला वर्ण आदेश होगा। तो यहाँ पे ए दैतोह कंठ तालु आप पढ़ते हैं, इसका मतलब ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु होगा। समझ में आया? ऐसे ही अगर ओ की बात करते हैं, आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ऊ का क्या होता है? ओष्ठ होता है, इसका कंठ, इसका ओष्ठ, तो जो आदेश वर्ण का कंठोष्ठ वाला होना चाहिए, तो आप पढ़ते ओ दौतोह कंठोष्ठम, इसीलिए यहां पर ओ आदेश हुआ है, कंठोष्ठ वाला वर्ण आदेश हुआ है। आया आ के बाद री, तो क्यों अरही आदेश हुआ? क्यों नहीं यहां चाहते तो अल आदेश कर देते, क्यों नहीं किया? क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, री का ऋतुषणा मूर्धा होता है, तो कंठ और मूर्धा वाला वर्ण आदेश होना चाहिए। अब अर आदेश हुआ है, आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? यहाँ कंठ होगा, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, यहाँ मूर्धा, तो कंठ और मूर्धा वाला वर्ण आदेश हो गया। इसी तरह अल जो आदेश हुआ है, आ का कंठ, इसका ली का दंत, और तो कंठ और दंत वाला वर्ण यहाँ पर आदेश हो गया है। क्यों गुणवर्ण क्यों यही रखा गया, इसका कारण भी मैं बता दिया। अब चलते हैं, देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। भैया जैसे आप कहते हो क्या, सुरधन ईशः, क्या 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 उदाहरण जैसे लिखते हो क्या, सुर धन ईशः, क्या सुरधन ईशः, ये जो सुरधन ईशः है, ये सुरधन ईशः है। अब मैंने कहा है एकदम परेशान नहीं होना है, एकदम एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। क्या देख लेना है, हमेशा आपको जब ऐसे प्राप्त हो तो आपको सबसे पहले पूर्वण देखो कौन सा है, तो प्रथम पद का अंतिमण पूर्वण कहलाता है। तो इसमें अगर हम आपसे पूछे पूर्वण क्या है, तो कहोगे ह्रस्व आ है, र में आ है, यहाँ शेष क्या बचा, यहाँ सुर शेष बचा, रा हलन तो हो जाएगा, स्वर बाहर निकल गया। तो अब यहाँ पे परवर्ण कौन सा है, तो द्वितीय पद का पहला वर्ण परवर्ण होता है, तो यहाँ पे परवर्ण दीर्घ ई है कि नहीं है? है। यहाँ क्या बचा शेष, यहाँ बचा है शाह शेष बचा है, अस्तु, यहाँ सह शेष बचा है। अब उसके बाद क्या ढूंढना, पूर्व मिल गया, पर मिल गया, तो हमको संधि वर्ण या आदेश वर्ण ढूंढना होता है। तो दोनों के स्थान पर जो नया वर्ण प्राप्त होता है वही आदेश वर्ण कहलाता है या वही संधि वर्ण कहलाता है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षकों, तो आ और ई जब मिलता है तो नियम क्या कहता है, ये तालिका आपसे क्या कहती है, जरा देख के बताओ। आया आ के बाद अगर ई या ई आता है तो आदेश वर्ण क्या प्राप्त हो जाता है आपका, बोलो बोलो बोलो, ए प्राप्त हो जाता है। तो हम मतलब ये दोनों के स्थान पर ए लिख सकते हैं, ये दोनों। अब यहाँ सा बचा, यहाँ सुर बचा है। जब पूर्वण मिल गया, परवर्ण मिल गया और संधिवर्ण मिल गया, तब क्या करते हो, तब हम क्या करते हैं, इन सबको आपस में जोड़ देते हैं, संधान कर देते हैं, मिला देते हैं, तब कहीं जाके आपको संधि की प्राप्ति हो जाती है। तो ए आएगा र के पास, क्या बन जाएगा, बन जाएगा सुर, क्या बन जाएगा, सुर। और जब ए आएगा रा के पास, सुरे बन जाएगा, सुरे बन जाएगा। शाह लिख दो, साबिधला सुरेशाह बन गया। इस तरह यहाँ पे सुरेशा शब्द की प्राप्ति होती है। संधि कौन सी होगी, तो यहाँ पे गुण संधि होगी। और देख लो, हमेशा ए ओ ऐसे बीच में एक मात्रा क्या जो चिन्ह लगा रहेगा, हमेशा समझो वहां पे कौन सी संधि है। ए की मात्रा दो शब्दों के मध्य में या यो मध्यांतर में अगर आपको एक ए का उच्चारण आपके मुख से निकल रहा है या ए लगा हुआ है, तो समझ जाना। अक्सर देखो जुगाड़ है, सार्वभौमिक नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत पहचान हो जाती है। अगर बीच में कहीं ए का निशान लगा है, ऐसे ओ का निशान लगा है, ए आ रहा है, ओ आ रहा है, तो हमेशा वहां पे संधि कौन सी हो जाती है, अक्सर वहां पे संधि हो जाती है, गुण स्वर संधि हो जाती है। समझ में आया? एक आध उदाहरण और देख लो। जैसे 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 रम रम रम, रमधन ईशः, क्या रमधन ईशः। अब यहां रम है, अरे भैया कौन सा रम है, अपना अपना रम मत देखना, जो ऐसा रम नहीं है जो गम के लिए प्रयोग होता है भाई साहब, बिल्कुल गम वाला रम नहीं है। ये रम है कौन सा, ये रम है, रम ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखो, यहाँ आ बाहर आया, यहाँ ई हुआ दीर्घ ई, यहाँ शाह बचा,
तो यहाँ पूर्वण हो गया आ, परवर्ण हो गया ई, तो हम संधिवर्ण जान मिलना होगा, तो संधिवर्ण क्या आ और ई मिलेगा तो ए हो जाएगा। यहाँ आपका रम शेष बचा है, यहाँ क्या है शाह शेष बचा है, कुछ मत करो मिला दो, ए आएगा माँ के पास क्या बन गया रमे, इधर शाह जोड़ दो रमेशः। अस्तु संधि कौन सी हो गई, संधि हो गई गुण संधि। आई बात गई समझ में, इतने स्टेप में ही आपको संधि करनी है भैया, कोई दिक्कत कोई समय। गणधन ईसा गणेशा, महाधन ईशा महेशा, है ना जी, सुरधन ईसा सुरेशा, राजधन इंद्र राजेंद्र, इत्यादि इत्यादि सब किसके हैं, किसके उदाहरण है भैया, ये सारे के सारे। जैसे मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे जैसे राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र, महेश, महाधन ईशा महेश, है ना जी, सुरेश, और कौन है, गणेश, गणेश अस्तु, उमेश, इत्यादि इत्यादि ईटीसी, बहुत सारे ऐसे हैं। इस सब में कौन सी संधियां हैं, सब में गुण संधि है। और मैंने बताया ए की ध्वनि आई, देखो यहाँ पर ए की ध्वनि आई, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे मध्य में हमेशा ए की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पे संधि कौन सी हो रही है, गुण संधि हो रही है। ऐसे ही अगर मध्य में ओ की ध्वनि आएगी तब भी वहां पे गुण संधि होती है, अक्सर होती है। बोले तो जुआड़ है तो जुआड़ सार्वभौमिक नहीं हुआ, कहीं कहीं दिक्कत भी हो सकती है, कहीं गलतियां भी हो सकती हैं, किंतु अक्सर होता ऐसे ही है। क्योंकि हम आपको जुआड़ बिल्कुल नहीं बताएंगे, कहीं जुआड़ बता दिया और हमेशा आप कई जगह ऐसा आएगा बीच में ए रहेगा, वहां पे गुण संधि नहीं होगी, तब आप आओगे लाठी वाठी लेके पहुंचोगे, एग्जाम कोच ढूंढते हुए आओगे, चंद्रा सर कहाँ गए, उनको बुलाओ, पहले उनका स्वागत करते हैं भाई साहब। इसीलिए हम आपको पूरा जुआड़ नहीं बताएंगे। एक और उदाहरण लिख लो फटाफट जल्दी से, जैसे महाधन उत्सव, कितना कितना बढ़िया उदाहरण है, क्या क्या क्या, महाधन उत्सव। तो कुछ नहीं करना है, पूर्वण परवण ढूंढो, पूर्वण है आपका दीर्घ आ, परवण है उ, अब दोनों आपस में मिला, जब जो आ के बाद उ आता है तो आदेश वर्ण क्या होता है, आपने पढ़ा है लिखा है जाना है समझा है, ओ हो जाता है। अब यहाँ शेष क्या बचा है, यहाँ मह शेष बचा है, क्या मह, यहाँ सवह शेष बचा, क्या बचा सवह। अब जब पूर्वण मिल गया परवर्ण और संधिवर्ण, तो सबको जोड़ दो मिला दो, ओ आएगा मह के पास, क्या बन जाएगा महो, सवाह इसी में उठा के जोड़ दो, महोत्सव बन गया। ये नहीं समस्या आपके महोत्सव में। जब अब यहाँ पे देखो ओ की ध्वनि आ रही, ओ आ रहा है, तो संधि कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी गुण संधि हो जाएगी। जैसे 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 एक और एक आठों देख लो, जैसे आपका हो पीन धन ऊरुह, क्या इंपॉर्टेंट लिख लो भैया इसको, ये उदाहरण बढ़िया से लिखना, समझना, जान लेना। कौन सा, पीन धन ऊरुह, पीन धन ऊरुह, पीन धन ऊरुह, बताओ बताओ क्या होगा। अब यहाँ पे ह्रस्व आ है, यहाँ पे दीर्घ ऊ है, दोनों मिला ओ बना। अस्तु, यहाँ पे शेष क्या बचा, यहाँ शेष बचा है पीन, यहाँ रूह, क्या बचा शेष रूह, जोड़ दो मिला दो, ओ आएगा ना के पास पीनो, क्या बन जाएगा पीनो, रूह लगा दो पीनो रूह। अस्तु, कोई दिक्कत, माफ कीजिए संधि कौन सी, तो इसमें गुण संधि है। एक दो और लिख लो फटाफट, उदाहरण लिख लो फटाफट जल्दी से, छाप लो। ऐसे ही सूर्योदय है ना जी, सूर्योदय, गंगोर्मी लिख लो, एक और गंगोर्मी लिख लो, नहीं तो कहोगे क्या। अब लिख लो, समझ लो उदाहरण इतने ही, जैसे गंगोर्मी हो गया। आगे चलो एक और लिख लो फटाफट, जैसे इसी में छाप देते हैं, जैसे कहाँ गया, जैसे जैसे गंगोर्मी, गंगोर्मी, जैसे सूर्योदय, सूर्योदय, जैसे चंद्रोदय। अस्तु, ये सब क्या किसके उदाहरण हैं, ये सारे के सारे गुण संधि के उदाहरण। देखिए ओ बीच में ओ आ रहा है, इसका मतलब संधि कौन सी हो रही, गुण संधि हो रही भैया। एक उदाहरण और छाप लो फटाफट जल्दी से, री वाला, जैसे महाधन ऋषि, क्या कहते हैं आप, कहते हैं महाधन ऋषि, क्या बोलते हैं महाधन ऋषि। अब कुछ नहीं करना है, पूर्वण क्या है, दीर्घ आ है, परवण री है। अब क्या करना है, दोनों के स्थान पर क्या, जब आ के बाद री आता है तो अर आदेश होता है, दोनों के स्थान पर होता है आदेश, अर हो गया। शेष क्या बचा, यहाँ पे मह, क्या बचा है शेष भैया, यहाँ पे शेष बचा है मह, क्या बचा है शेष, शेष बचा है आपका मह। यहाँ क्या बचा है शिह। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना भैया, ध्यान देना। अब आंखें थोड़ा बड़ी कर लेना, और थोड़ा आंखें और बड़ी करो, अब थोड़ा सा और कर लो भाई साहब,
और बड़ी आंखें करके निहारो। अब क्या करोगे, अब इनको मिलाना होता है, मिलाना थोड़ा देख लो। ये मह के हा के पास आएगा, मह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मह। अब आ आया, अब यहाँ पे महर, यहाँ सिंह। ठीक है जी। अब ये जो आ था यहाँ हा के पास गया तो हलंत हट गया, हा पूरा आ गया। अब बीच में रा है, उसके बाद अगर व्यंजन वर्ण आता है, बीच में रेफ के बाद व्यंजन आता है, क्या कहता है, ये जो रा है ऊपर चला जाता है, कहते हैं रेफस्य ऊर्ध्वगमनम। रेफ का ऊर्ध्वगमन हो जाता है, उसके बाद वाले वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है, कौन, रेफ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, महर्षि। क्या क्या, रेफ जो था ये रा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, महर्षि। क्या बन जाएगा, महर्षि। अस्तु, संधि कौन सी, आप अर, महर 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 महर, अर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस एक उदाहरण और दूंगा, महर्षि। अस्तु, समझ में आया हमारे महर्षियों, आया कि नहीं आया। आगे और एक लिख लो, जैसे बस वसंत ऋतु लिख लो, एक ऋतु लिख लो भैया, वसंत धन, वसंत धन ऋतु है, वसंत धन ऋतु। अब क्या होगा, यहाँ पे आ है, यहाँ पर री है, दोनों के स्थान पर अर आदेश हुआ है ना जी। तो यहाँ क्या बचा, वसंत ऐसे बचा, यहाँ तुह शेष बचा, कुछ नहीं करना है। ये आ आएगा, ता के पास पूरा ता हो जाएगा, वसंत, वसंतर तुह। अब फिर बीच में देखो रेफ है, उसके बाद व्यंजन वर्ण, तो इसका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, तो सही सही क्या बन जाएगा, वसंतर तुह। क्या बन जाएगा, वसंतर तुह। अस्तु, वसंत ऋतु में कौन सी संधि है, तो कहोगे गुण, जैसे वसंत ऋतु वैसे ही ग्रीष्म ऋतु, वैसे ही शीत ऋतु, ऐसे ही आपके उदाहरण होते हैं, है ना जी। एक और लिख लो बस, एकदम अंतिम वाला, एकदम पक्का सही बताऊं, कसम खा के कहो बता दूं, अंतिम वाला है एकदम, है ना जी, कसम खा के बता रहा हूं, अंतिम उदाहरण। जैसे बहुत बढ़िया सा एकदम सा, तैसे वो लरी वाला जो होता भैया उदाहरण, लरी वाला, कहते हैं तब, क्या कहोगे, तब धन लृकारः, तब धन लृकारः। यहाँ क्या है, ह्रस्व आ आया है, इधर क्या आया है, लृ आया है। जब आया, आ के बाद लृ आता है, तो दोनों को स्थान पे क्या आदेश होता है, कहते हैं आप अल आदेश होता है। क्या आदेश होता है, अल आदेश होता है। यहाँ शेष क्या बचा, यहाँ बचा शेष आपका तो। अब आज आप लोग सोच रहे हो कि तो मैथ लग रहा है, ऐसा लग रहा है सोनी सर पढ़ा रहे हैं हमको, क्या शेष बचा, क्या भागफल शेषफल, वैसे ही मामला है गुरुदेव है। यहाँ लिया, यहाँ शेष क्या बचा, यहाँ पे कारह बचा। अब क्या कर देना है, जब हमको पूर्व वर्ण मिल गया, पर वर्ण और संधि वर्ण मिल गया, तो सबको संधान कर देते हैं, जोड़ देते हैं, मिला देते हैं। अब आ आएगा तो वा के पास ये क्या बन जाएगा, तब, पूरा हलंत हट गया, आधा ला है, आधा ला लिख लो। यहाँ क्या है, कारह लिख लो भैया, कारह। अब क्या आधा ला है तो इसको आधा ला लिखो, ऐसे लिख लो, तवलकारः। क्या बन गया भैया, तवलकारः। इस हलंत युक्त ला को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो ये बन गया तवलकारः। ध्यान देना, पूछेगा तवलकारः में संधि कौन सी है, तो गुण संधि है। ये आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं आपकी गुण संधि को। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, ऐसे ही तड़कते भड़कते एकदम ऊर्जान्वित क्लास में लेते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात्।